Hello everyone, welcome to iExam B. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as government officer in Central Secretariat Services. Students, अगर SBI PO 2022 की नोटिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। और अगर मैं रीजनिंग में वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो एनालिटिकल रीजनिंग बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इनका वेटेज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे एसबीआई हो, आरबीआई हो, एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आना मैंडेटरी है, चाहे वो प्री में हो चाहे मिस में हो। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, ये एक महापैक कोर्स है जहां पर आपके सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स को कवर किया जाता है। हम यहाँ इस कोर्स में डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। वीक में आपकी 24 से 25 लाइव क्लासेस इस पर्टिकुलर कोर्स में होती हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर, और वीकली टेस्ट के साथ आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। इसके दो वेरिएंट हैं। अगर आप 6 मंथ्स के लिए अडॉप्ट करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, और अगर आप 2 साल के कोर्स को एनरोल करते हैं तो जब तक आपका सिलेक्शन किसी भी पर्टिकुलर बैंक में नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स वैलिड रहेगा, और सिलेक्शन ना होने पर आपके पूरे पैसे वापस दे दिए जाएंगे। उसी तरीके से मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा कि इस साल के एग्ज़ाम में एनालिटिकल रीजनिंग से 8 क्वेश्चन आए थे। अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके ये सभी टॉपिक्स जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हर एक टॉपिक के बारे में दे देता हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करें आपको थोड़ा सा आइडिया हो। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे लाइव सेशन एनालिटिकल रीजनिंग्स पे लिए हैं, तो आप जाकर आई एग्ज़ाम भी यूट्यूब चैनल और टारगेट आरबीआई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन सेशंस को देख सकते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की बात करूं, अब अजम्पशन का बेसिक सा मतलब होता है एज्यूम करना या फॉर ग्रांटेड लेना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज्यूम करना या फॉर ग्रांटेड लेना। अब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऑथर या आप भी कोई स्टेटमेंट रिलीज़ करते हो तो कुछ ना कुछ एज्यूम करते हो या फॉर ग्रांटेड लेते हो, तभी उस स्टेटमेंट को आप रिलीज़ करते हो। मान लो फ्लिपकार्ट के ओनर ने सेल लगाने का सोचा। अब उसके मन में दो चीज़ें आई होंगी, या तो वह रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना चाहता होगा तभी वो सेल लगाने का सोच रहा है, या फिर जो उसका स्टॉक पड़ा है उसको क्लियर करना चाहता होगा। तो स्टेटमेंट से पहले कोई भी जो चीज़ होती है उसको हम अजम्पशन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी लाइव सेशन का इवेंट क्रिएट करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि बच्चे उस इवेंट को देखेंगे और लाइव सेशन अटेंड करेंगे। तो assumption is just about assuming anything, और किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना, उसको हम assumption कहते हैं। और ये हमेशा स्टेटमेंट से जो पहली सोच है उस पे आएगा, मतलब स्टेटमेंट से पहले जो आपने सोचा होगा वो चीज़ आपकी assumption कहलाएगी। उसी तरीके से कंक्लूजन और इन्फ्रेंस की बात करें तो दोनों एक ही कैटेगरी में लाई करते हैं। आप गूगल पे जाके इन्फ्रेंस का मतलब देखोगे तो इसका मतलब भी होता है टू कंक्लूड, राइट। तो कंक्लूजन एक आउटकम भी हो सकता है, इन्फ्रेंस इज़ ऑल्सो एन आउटकम। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही लॉजिक निकाल के आपको आंसर निकालना है। तो स्टेटमेंट के आधार पर जो भी आपका आउटपुट आएगा या जो भी आपका आउटकम आएगा वो कंक्लूजन या इन्फ्रेंस कहलाएगा। अब अजम्पशन और आपका पहले अजम्पशन आता है, फिर आपकी स्टेटमेंट आती है, और फिर आपका आउटपुट आता है, या आप कह सकते हो कि कंक्लूजन आता है, जिसको आप इन्फ्रेंस भी कहते हो, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपकी स्टेटमेंट के बाद आती हैं और ये अजम्पशन स्टेटमेंट की पहले आती है। तो इस सोच के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी तरीके से अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स की बात करूं,
अब आर्ग्यूमेंट का बेसिक सा मतलब है टू आर्ग्यू, राइट। आर्ग्यू करना, आप बहस करते हो अपनी नॉर्मल लाइफ में, कोई भी किसी से भी बात हो रही है तो बहस होना एक नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। बहस करते टाइम आप कुछ पॉइंट्स रखते हो, वो पॉइंट आपके स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं, राइट। आप कुछ भी बहस कर रहे हो, अपनी बातों को आगे रख रहे हो, चाहे आप उस आर्ग्यूमेंट के फेवर में बहस कर रहे हो या उसके अगेंस्ट बहस कर रहे हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो आपने तर्क रखे हैं वो अगर आपने स्ट्रॉन्ग रखे हैं तो आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कहलाए जाएंगे, और अगर आपने जो तर्क रखे हैं वो वीक हैं तो वो वीक आर्ग्यूमेंट कहलाए जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, यानी कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी है तो आपका जनरल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे। कॉज एंड इफेक्ट में स्टूडेंट्स ये होता है कि जैसे आप लाइट ऑन करते हो या स्विच ऑन करते हो तो लाइट शुरू हो जाती है, तो कॉज एंड इफेक्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कौन सी कॉज में आएगी और कौन सी इफेक्ट में आएगी। तो इस साल 8 क्वेश्चन थे एनालिटिकल रीजनिंग से, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आपको जो अजम्पशंस दे रखी हैं देन उनको ट्राई कीजिए। तो पैसेज में आपको दे रखा है कि टेसा बम वॉज द मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन एवर क्रिएटेड, tested on 30th October 1961 as an experimental verification of calculation principles and multi-stage thermonuclear weapon designs. It also remains the most powerful human-made explosive ever detonated. अगर हम पैसेज को समझें तो पैसेज given above informs us about the most powerful bomb made by the humans ever, right? It also tell about the history associated with it. Therefore, from this information you have to find whether can you assume the given option, right? So first option is till date there is no other bomb powerful as Tsar bomb, right? See, we can clearly assume that till now no other bomb was powerful as Tsar bomb, क्योंकि यहाँ पर पैसेज में ऑलरेडी ही दे रखा है आपको, तो you can assume this particular assumption has assumption number 1 is implicit, right? अब सेकेंड आपको दे रखा है कि Tsar bomb was made in China, right? So in the above passage there is no information about the place where this bomb was made. Therefore, we cannot assume that this bomb was made in China. आपको जो स्टेटमेंट में दे रखा है आपको उसी की टेरिटरी में अजम्पशन को सोचना है, अपनी तरफ से कुछ आपको एक्स्ट्रा एज्यूम नहीं करना। एंड अगर आप लास्ट स्टेटमेंट में जाओगे, राइट, इसमें लिखा है टेसार बम वॉज फर्स्ट टेस्टेड इन 1961 और यहाँ पर भी 1961 आपको क्लियरली मेंशन है, बट द लास्ट ऑप्शन इज द रीस्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट विच इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन द पैसेज, राइट। तो जब भी रीस्टेटमेंट होगा आपका जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, राइट। हमेशा ध्यान दीजिए, रीस्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट विच इज़ ऑलरेडी mentioned in the passage cannot be considered as the implicit assumption for any kind of passage. रीस्टेटमेंट को हमेशा आपको गलत मार्क करना है और बाकी चीज़ें आपको स्टेटमेंट की टेरिटरी में रह के ही सोचनी पड़ेंगी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पैसेज इज assumption number 1. Now second passage is given to you. ट्राई टू रीड दिस पर्टिकुलर पैसेज और इस पैसेज के बेसिस पे आपको सही अजम्पशन बताना है, राइट। सो लेट मी रीड द पैसेज फॉर यू। वाइल डायनासोर्स वर ancestrally bipedal, many extinct groups included quadruped series and some were able to shift between these stances. Elaborate display structures such as horns, crests are common to all dinosaur groups. And some extinct groups develop skeletal modifications such as bony armor and spines.
अगर हम पैसेज को ध्यान से पढ़ें, द पैसेज अबव tell us about the dinosaurs and its different types that were present in the ancient times. Right now you can read your assumption. First assumption is dinosaurs are very big creature. Right, see, the passage above does not provide the information regarding the size of the dinosaur. Neither it provides the information regarding the eating habits of the dinosaur. So if we look at the assumption number one, that dinosaurs are very big creatures, so it's a wrong assumption. And if we look at the assumption number two, that dinosaur were carnivorous, it is also wrong. Now our second assumption is dinosaur have become extinct and there will not be any species of the dinosaur in the future. See students, there is no information that a dinosaur will not be present in the future. So from this basis we cannot assume that there will not be dinosaur species in the future. However, if you want to assume this, or if you say that dinosaurs are not present, but you cannot assume, right, you cannot assume outside the territory of this statement. You have to think in the statement, right? So from this passage we cannot assume that there will not be dinosaur species in the future. So this assumption is also wrong. Hence the correct answer is none of these. Now next question is from statement and argument. Now the question is, would setting up of international peace mission help to stop the ongoing issue? See, the statement is given to you and the author has asked that would the setting up of an international peace mission help to stop the ongoing issue. So first try to read this particular statement. Right. So Kuwait has proposed setting up of an international protection mission for Palestinians. Right. A draft UN Security Council resolution presented by the Kuwait calls for the measure to guarantee the safety and the protection of Palestinian civilians in the occupied Palestinian territories and the Gaza Strips. Right. So a passage is given to you and the author has asked that would the setting up of an international peace mission help to stop the ongoing issue, right? So first try to read the option. So first is saying yes, more than 100 Palestinians have been killed in the Israel firing in the last 2 months. See, from this we can understand that the most appropriate answer choice is option number 1, right, as it deals with the outrage of the war, that the more than 100 Palestinians have been killed so far. So there is an urgent need to set up an international peace mission. So first argument is correct. Right. Now second one is no, Kuwait has no role to play in the ongoing war and must not interfere. Right. See, second number option is irrelevant and the reason has already been stated above. Right. So you can read the reason from this particular statement. No, third option is no, Palestinians should be provided with safety within the territories only and a new mission will result in more mass killing. See, the statement number 3 is also vague and does not support the given statement. So only option number 1 is true. नाउ ट्राई टू रीड दी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इन अ फर्स्ट द सेंटर हैज़ रिवोक्ड द पासपोर्ट ऑफ 5 NRI on charges of abandoning their wives abroad shortly after the marriage or following disputes. Is the decision legitimate by the center? ठीक है, तो आपको ये बताना है क्या डिसीजन सेंटर ने सही लिया. अब पहला आर्ग्यूमेंट में दे रखा है येस दिस विल फोर्स NRI टू नॉट टू रिटर्न टू इंडिया एंड फेस ट्रायल एज दे हैड बीन evading arrest and not responding to the summon despite non-bailable warrants being issued against them. अब यहाँ पर लिखा हुआ है this will force NRI to not to return to India. अगर ऐसा करते हैं, अगर पासपोर्ट को रिवोक करते हैं तब तो उनको इंडिया वापस आना ही पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर नॉट नहीं लिखा होता एंड ये लिखा होता दिस विल फोर्स NRI टू रिटर्न टू इंडिया एंड फेस ट्रायल, देन ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक होता.
पर यहाँ पर नॉट मेंशन होने की वजह से ये आर्ग्यूमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड आर्ग्यूमेंट में, नो दिस विल इंक्रीज द केसेस ऑफ ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक पूरे स्टेटमेंट में कहीं मेंशन भी नहीं है, तो हम क्यों ही इस आर्ग्यूमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट की टेरिटरी में रहकर हमको सोचना है, अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करके हमें नहीं सोचना है, राइट। और तीसरा आर्ग्यूमेंट भी बेसलेस है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नो सच डिसीजन शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज दे इफेक्ट द इकॉनमी, राइट। तो इकॉनमी की बात कहाँ से आ गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोर्स ऑफ एक्शन पे। आप स्टेटमेंट पढ़िए एंड आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर वायबल कोर्स ऑफ एक्शन टू टैकल दी अबव प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दे रखी है, तो इसको ट्राई कीजिए एक बार पढ़ने का। द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड हैज़ been at the receiving end of the constant complaints from its employee about the HR department. The management is concerned that the poor HR management will likely spread to impact all levels of the company, causing issues such as employee conflict, poor team building, personal conflicts, and among any other issue. अब इसके क्या कोर्स ऑफ एक्शन सही हो सकते हैं, ये दो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट की कोर्स ऑफ एक्शन आपका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रिप्लेसिंग HR पर्सनल विद HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। देखो HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम कर देंगे, पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो HR पर्सनल के थ्रू ही हो सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दोगे तो HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो जाएगी, या पूरा सॉफ्टवेयर आपकी HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता, राइट। तो ये ठीक कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन है, इन दोनों में से आपको बेटर चूज करना है, राइट। तो सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन आप पढ़िए। सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन है डेवलप एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर HR विच इंक्लूड्स गाइडेंस ऑन द कंपनी इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट। तो ये बिल्कुल सही कोर्स ऑफ एक्शन है, तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, कोर्स ऑफ एक्शन ही बताना है आपको कि रिपोर्ट सजेस्ट दैट द मेजॉरिटी ऑफ द डेस्टिट्यूट विडोज, deserted women and physically challenged men and women in the villages of Gujarat and Rajasthan are facing unemployment issues. It has been observed that they have good handicraft and sewing skills. अब आपको जो कोर्स ऑफ एक्शन दे रखे हैं वो ट्राई कीजिए पढ़ने की। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द गवर्नमेंट शुड मेक ऑल द पीपल रिच एंड स्टेबल। See, the option number 1 is not a correct course of action, as it is practically not possible for the government to make everyone rich and stable. तो प्रैक्टिकल होना चाहिए सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है कोर्स ऑफ एक्शन में, और फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकल नहीं है। हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हाउसिंग टू ऑल, राइट। The option number 2 does not follow, as the issue pointed out in the statement is not the lack of shelter. ठीक है, शेल्टर की बात ही नहीं हुई है, कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट से बाहर जा रहा है। और जैसा कि पहला ऑप्शन में पॉसिबल नहीं था गवर्नमेंट के लिए रिच एंड स्टेबल, तो सेकंड भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन आपको ढूंढना है। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस सच स्कीम विच विल प्रोवाइड अ फ्री सप्लाई ऑफ सोइंग मशीन्स टू द नीडी विद अ व्यू टू इंक्रीज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड पोटेंशियल। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वी कैन डिटरमाइन that the next course of action will be helping those poor people who have the skill but do not have the job. तो ये कोर्स ऑफ एक्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा अंदाज़ा हो जाए कि रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट्स फ्रॉम माई साइड स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।